केवल आरक्षण नहीं, इस देश की सत्ता पे दलित और ओबीसी का कब्जा होना चाहिए। 54% पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन अगर 11% है, क्या मतलब आप उसे रिफ्लेक्ट क्या कर रही है सोसाइटी? 83 करोड़ 46 लाख ओबीसी कहाँ जाएगा? जब तक उसको आर्थिक भागीदारी नहीं मिलेगी, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है या अपना बिजनेस करना चाहता है या प्राइवेट नौकरी करना चाहता है। सारे रिसोर्सेज देश के ही रिसोर्सेज हैं। हमारे देश के जो गरीब मजदूर किसान हैं उनके मेहनत की कमाई है, तो कोई प्राइवेट नहीं है, वो सब पब्लिक मनी है, उसका प्राइवेट इस्तेमाल हो रहा है। पिछड़े समाज का ये जो मुक्ति का दस्तावेज संविधान ने हमको दिया था, उसको लागू करने में क्या कमियां रह गई? क्यों नहीं लागू हुआ? पूरा क्यों नहीं लागू हुआ? केवल एक अनुशंसा लागू होने के बाद में देश में उसके खिलाफ में आंदोलन खड़ा हुआ। एक जो बहुजन एकता भी उभरी है वो मंडल कमीशन लागू होने के कारण उभरी है। जब अन्य पिछड़े वर्ग के लोग समझ पाए कि आरक्षण क्या है और किस तरह से ये मनुवादी व्यवस्था में उनको एक तरह से दबाया जा रहा है, तो आज वो दलितों के साथ खड़े हैं, अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हैं। जिस देश में आधी से ज़्यादा आबादी यानी 50% से ज़्यादा लोग ओबीसी वर्ग में आते हों, उसी देश के विश्वविद्यालयों में, न्यायालयों में, सचिवालय की नौकरियों में ओबीसी वर्ग की भागीदारी 5% भी नहीं है। क्या ये विडंबना नहीं है? एससी वर्ग के लिए लगभग आबादी बराबर आरक्षण है, एसटी वर्ग के लिए भी लगभग आबादी बराबर आरक्षण है, अब तो सवर्ण वर्ग के लिए भी लगभग आबादी बराबर आरक्षण है। फिर भी ओबीसी को आबादी से आधा ही आरक्षण मिला है, वो भी सिर्फ कागजों पर। ओबीसी को मिले 27% आरक्षण के बावजूद कुल 13% भी भागीदारी नहीं मिल पाई है। मेहनत कश पिछड़े समाज को व्यवस्था में हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है। क्या ये भी विडंबना नहीं है? इसलिए सवाल उठता है ओबीसी आरक्षण की लिमिटेशन पर, सवाल उठता है ओबीसी आरक्षण के इम्प्लीमेंटेशन पर, सवाल उठता है इस देश की सरकारों और न्यायालयों की नीयत पर। मगर इन सवालों का जवाब कोई नहीं देता, हिस्सेदारी देने की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, या कहें ओबीसी के सवालों को कोई गंभीरता से ही नहीं लेता। क्या ये विडंबना नहीं है? देखिए, हमारी बातचीत पर आधारित ये रिपोर्ट, मंडल कमीशन के लागू होने के बाद कितने बदले पिछड़े वर्ग के हालात। भारत की स्वतंत्रता के बाद सही मायने में देश के 54% आबादी जो है, देश के शासन व्यवस्था और देश के साथ जो देश के की व्यवस्था है शासन की, उससे जुड़े हैं। जब मंडल कमीशन लागू हुआ, ये ओबीसी के लिए एक क्रांतिकारी कदम था, और इस कदम के कारण ही मैं समझता हूँ आज कई जगह हम इस बड़े तबके को छोटे छोटे तादाद में देख पा रहे हैं, क्योंकि मंडल कमीशन लागू है। अगर नहीं लागू हो, या जिस तरह से आज व्यवधान किया जा रहा है इसको पूरी तरह लागू करने में, तो जो भी इतने बड़े समाज के लोग हैं 54% आबादी के, वो कहीं नहीं नज़र आएंगे। और एक जो बहुजन एकता भी उभरी है वो मंडल कमीशन लागू होने के कारण उभरी है। जब अन्य पिछड़े वर्ग के लोग समझ पाए कि आरक्षण क्या है और किस तरह से ये मनुवादी व्यवस्था में उनको एक तरह से दबाया जा रहा है, तो आज वो दलितों के साथ खड़े हैं, अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हैं। और इस वजह से ये एक बड़ी क्रांतिकारी कदम है, एक समतामूलक समाज बनाने में इस देश का एक महत्वपूर्ण योगदान है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लिखते वक्त बीपी मंडल के जहन में यह बात थी कि ये जो उनकी अनुशंसाएं हैं, इसको न लागू करने का सुप्रीम कोर्ट के पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए। उसके मद्देनज़र और उस बात को लिखित रूप से उल्लेख करते हुए कमीशन कहती है कि हालांकि इस पूरे समुदाय को अपने आबादी बराबर 54% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में इसमें कैप लगाया हुआ है, तो 22.5% जो SC/ST के लिए पहले से रिजर्व्ड है, तो बचे हुए 27% को अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित होना चाहिए। हालांकि इसको बढ़ाया जा सकता है। रिप्रेजेंटेशन की बात आप करेंगे तो पब्लिक सेक्टर में जाएंगे, क्लास 1 में कितना, शायद 7% या 7.5% के आसपास है। क्लास 2 में भी यही हाल है, क्लास 3 में भी यही है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 11% के आसपास ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन है। टोटल पॉपुलेशन 50, कोई 52, कोई 54% माना जाता है, एवरेज है। तो आप समझिए 54% पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन अगर 11% है, तो क्या मतलब आप उसे रिफ्लेक्ट क्या कर रही है सोसाइटी? केवल आरक्षण नहीं,
इस देश की सत्ता पे दलित और ओबीसी का कब्जा होना चाहिए। और ये अब लड़ाई बहुत साफ है। जिस दिन उन्होंने सवर्ण भारत बंद किया उस दिन से लड़ाई साफ हो गई कि अब लड़ाई सवर्ण बनाम रेस्ट की है। और ये सत्ता की लड़ाई है, ये अर्थव्यवस्था पे कब्जे की लड़ाई है, ये केवल सरकार की चंद नौकरियों पे कब्जे की लड़ाई नहीं है। और ये जो हम बातचीत आज कर रहे हैं, इसी बात को लेकर रहे हैं, ये होगा तभी क्योंकि हम लोग सामाजिक न्याय से प्रेरित हैं। और सामाजिक न्याय से प्रेरित तो समाज के ज्यादातर तबकों के साथ न्याय के हामी हैं। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 के जो आंकड़े आते हैं, जो पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारे कुछ नेता पूछते हैं, किसी में 12% है, किसी में 11% है, किसी में 13% है। ठीक है, हमारे लोगों का आज तक ओबीसी में शायद ही कोई जाकर के सेक्रेटरी लेवल तक कोई जो चलाता है, एक तो जॉइंट सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी है, वो तो ऊपर के आदेश के अनुसार काम करते हैं। जो असली में मंत्रालय रन करता है वो सेक्रेटरी होता है। कितने लोग हमारे सेक्रेटरी बन पाते हैं दलित में, एससी में, एसटी में? शुरू में ही उनकी जो सीआर है एक साजिश के तहत बिगाड़ दी जाती है ताकि वो उस पोजीशन तक पहुंच ही नहीं पाए। ठीक है, तीसरी चीज ये है कि 1990 में जब ये लागू हुआ मंडल आयोग, तब सरकारी नौकरियों की संख्या मान लीजिए X थी। अब ये निजीकरण के चलते और सब तमाम जो चीजें, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ये आउटसोर्सिंग, अब वो X/2 रह गई, नौकरियां आधी भी नहीं रही हैं पहले के मुकाबले में। तो ठीक है, लेकिन जो भी है, इसे दूसरी तरह से ना देखा जाए, जब से आरक्षण लागू हो गया तब से नौकरियां कम होने लगी, दूसरे तरह से भी कहा जाए। एग्जैक्टली। और इसके लिए मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि जैसे वो एक शायर ने कहा है कि सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। ठीक है, और तू शाहीन है, मतलब बाज को बोलते हैं शाहीन बोलते हैं, तू शाहीन है, तेरा काम है परवाज करना, अभी तेरे आसमां और भी हैं। तो हमें आरक्षण तक नहीं रुकना। आप देखोगे देश में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के रेवेन्यू वाले जितने उद्योगपति हैं, अंबानी अदानी टाइप के हैं, उसमें कितने दलित या ओबीसी हैं? कांचा इलैया के शब्दों में सुने तो 46% बनिया वर्ग से, 44% ब्राह्मण वर्ग से, और ओवरऑल सवर्ण वर्ग से ढूंढे तो लगभग 95%। एग्जैक्टली। आपने सुना 10,000 करोड़ 12,000 करोड़ बैंकों का लोन लेके XYZ भाग गए। आपने कभी सुना आज तक एक दलित को 10,000 करोड़ रुपए किसी को लोन मिला हो काम के लिए, बिजनेस के लिए? नहीं मिलता। तो हम लोग एक मुहिम ये भी चलाते हैं कि हमें आरक्षण तो चाहिए। अब आरक्षण क्या है, मान लीजिए 2 करोड़ नौकरियां हैं देश में, आरक्षण अगर उसमें मान लीजिए 27% ओबीसी को मिलता है तो 2 करोड़ में से कितना, 54 लाख मान लीजिए ओबीसी हो गए सेट। लेकिन ओबीसी की संख्या है 84 लाख। 83 करोड़ 46 लाख ओबीसी कहाँ जाएगा? जब तक उसको आर्थिक भागीदारी नहीं मिलेगी, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है या अपना बिजनेस करना चाहता है या प्राइवेट नौकरी करना चाहता है, जब तक उसको आर्थिक भागीदारी नहीं मिलेगी, बैंकों से जो लोन दिया जाता है, सरकारी बैंक है तमाम, और बैंकों से मान लीजिए 100 रुपये लोन बैंक वाले बांटते हैं। ओबीसी, SC, ST को कितना लोन मिलता है बैंकों से? 5% भी नहीं। और जो मिलता भी है ना, वो बेचारे हमारे भाई कोई मोटरसाइकिल का लोन ले लेता है, कोई कार का ले लेता है, कोई बहुत ज़्यादा 50 लाख के फ्लैट का ले लेता है। 10,000 करोड़ रुपए का लोन लेने वाला हमारा आदमी एक भी नहीं, आज तक भी नहीं हुआ, आज़ादी के 70 साल बाद भी। मैं यादव जाति से बिलोंग करता हूँ, आज तक एक भी यादव सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस नहीं बन पाया। मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में डॉक्टर होता था, 22-23 साल की उम्र थी। BP मंडल जी, जहाँ आज ये मेरिडियन होटल है ना, यहाँ पे उनका बंगला मिला हुआ था। तो मैं रोजाना शाम 4 बजे लगभग डेली उनके पास आ जाता था, शाम तक खाना खा के जाता था। तो मेरा बड़ा उनका नज़दीकी वो रहा। मैंने देखा है कैसे मंडल कमीशन की वो जो रिपोर्ट है, वो जो आयोग है वो बना, कैसे उनके सामने कठिनाइयाँ खड़ी की गई। शुरू में कई महीने तक तो उनको ऑफिस तक नहीं अलॉट हुआ, एक PN तक नहीं अलॉट हुआ। ठीक है, कैसे किन मुश्किल हालात में उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की, कितनी मेहनत से की, लेकिन उनके दिल में दर्द था। उससे पहले जब वो आयोग के कमीशन के चेयरमैन बने, उससे पहले वो MP थे और मोरारजी भाई ने उनको वायदा कर रखा था, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, कि मैं आपको कैबिनेट मिनिस्टर बनाऊंगा। तो जो हमारे जैसे लोग थे जो बैठे रहते थे उनके साथ, तो उनको हम होता था भी आज बनेंगे, कल बनेंगे। तो एक दिन खबर आई कि उनको कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया, मंडल कमीशन का चेयरमैन बना दिया। पिछड़े समाज का ये जो मुक्ति का दस्तावेज संविधान ने हमको दिया था, उसको लागू करने में क्या कमियां रह गई? क्यों नहीं लागू हुआ? पूरा क्यों नहीं लागू हुआ?
केवल एक अनुशंसा लागू होने के बाद में देश में उसके खिलाफ में आंदोलन खड़ा हुआ। और आज हम लोग देखते हैं कि सरकारी सेवा पद हो, शिक्षा क्षेत्र हो या भारत के बजट में ये 52% के विकास की योजना दिखती है या नहीं दिखती है, उसका पुनर्अवलोकन हम लोग करने जा रहे हैं। तो क्या प्राइवेट है यहाँ पे? कुछ भी क्या अंबानी जी, सीनियर अंबानी के पिताजी लेके आए थे, अडानी के पिताजी लेके आए हैं सब। सारे रिसोर्सेज यहीं के सारे रिसोर्सेज देश के ही रिसोर्सेज हैं। हमारे देश के जो गरीब मजदूर किसान हैं उनके मेहनत की कमाई है। जो बैंक से आप लोन लेते हैं कम दर पे, लोन वेव भी हो जाता है, किसका पैसा है वो? टैक्स रिबेट लेते हैं वो किसका लेते हैं? ज़मीन लेते हैं, बिजली लेते हैं, पानी लेते हैं, किसका लेते हैं? तो कोई प्राइवेट नहीं है, वो सब पब्लिक मनी है, उसका प्राइवेट इस्तेमाल हो रहा है। खैर, ऐसी विडंबना के बावजूद ओबीसी समाज जी रहा है, संघर्ष कर रहा है और किसी न किसी तरह से आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये जो जी रहा है, किसी भी तरह से आगे बढ़ रहा है, थोड़ी बहुत हिस्सेदारी पा भी रहा है, उसका श्रेय जिन्हें देना चाहिए ये उनको भी नहीं पहचानता। ये सबसे बड़ी विडंबना है।